नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में एक बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा, राम मंदिर, उसका केस कहाँ चला, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ और कई सारी परिस्थितियाँ बनी, उसमें सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या बनी, आगे उनकी क्या संभावना है। इन महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने-माने पत्रकार श्री रमन नंदा जी। रमन नंदा जी ने बीबीसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीटीआई और लोकसभा टीवी में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं और आजकल जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं श्री रमन नंदा जी को। रमन जी नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार माधव जी। तो रमन जी, आपने तो इस विषय को बहुत ही आराम से, केस भी आपने पढ़ा है, जैसा आपसे कई बार चर्चा हुई। तो ये पूरी तरह से आप इसकी कैसे समरी करेंगे कि ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण हो गया और आज राम मंदिर खड़ा है, उसके ऊपर कई तरह के विवाद आज भी चल रहे हैं। उसने राजनीति और समाज को भी विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है और शायद आगे भी करेगा। तो इसके बारे में आपका क्या आंकलन है? आप इसे कैसे देखते हैं? रमन जी, आपका स्वागत है बात 25। जी माधव जी, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इस सारे विवाद में और इस सारे नैरेटिव में, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 3 जज का फैसला जो 2010 में आया था। और उस फैसले को जो हमने देखा, वो कोई 16,000 पन्ने के आसपास का फैसला है। 3 जजेस थे। और क्या है कि कोई भी विवाद जब निर्णित होता है तो विवादास्पद बिंदुओं को कानूनी भाषा में इश्यूज कहते हैं। तो उन इश्यूज के ऊपर जज अपना फैसला सुनाते हैं। अब इसमें लगभग 45-50 इश्यूज बनाए गए थे, बिंदु बनाए गए थे, जिन पर एविडेंस लीड हुई, जिन पर जजों ने फैसला दिया। अब जब 50 इश्यूज बन गए तो आप ये समझिए कि यदि तीनों जजों को हर इश्यू पे अपना फैसला देना है तो 150 बुलेट पॉइंट्स में भी अगर उसको समअप किया जाए तो 150 रिस्पॉन्सेज जजेस की आपके पास इश्यूज की आएंगी। तो जब ये फैसला आया तो शुरू में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एग्जीक्यूटिव समरी जिसे कहते हैं वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड करी। और वेबसाइट थोड़े समय में क्रैश भी कर गई, क्योंकि इतनी तादाद में लोगों को जिज्ञासा थी जजमेंट को पढ़ने समझने की। तो मैंने उस समय, एक हमारे मित्र थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लीगल एडिटर्स थे, बाद में किसी और अखबार डीएनए के लीगल एडिटर थे, तो उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने जब ये जजमेंट जिस दिन आया उसी दिन शाम को आपको अपनी रिपोर्ट भेजनी थी, तो क्या आप लोग 16,000 पन्ने का जजमेंट पढ़ पाए या एक्सेस कर पाए? तो मुझे जवाब मिला कि 16,000 पन्ने का जजमेंट पढ़ना तो असंभव है फैसला अपलोड होने के बाद शाम तक। और सभी ने केवल जो एग्जीक्यूटिव समरी के रूप में जो बुलेट पॉइंट्स थे इश्यूज के ऊपर, कोर्ट की फाइंडिंग्स, 3 जजेस की फाइंडिंग, केवल मात्र उनको देखा था। तो जाहिर है उन इश्यूज के ऊपर जो बुलेट मार्क्स की तरह फाइंडिंग्स दी गई थी, उसमें एविडेंस बिल्कुल भी, कोर्ट की जो प्रेस रिलीज थी या कोर्ट का जो नोट था, उसमें एविडेंस डिस्कस ही नहीं हुई। फैसला आया, उसके तुरंत बाद कुछ बीजेपी नेताओं ने, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि हिंदुओं की आस्था का सम्मान रखा गया है। और कुछ वामपंथी रुझान के इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों ने, कोई 64 के करीब, उन्होंने अगले ही दिन एक प्रेस नोट जारी किया कि साहब ये जो फैसला आया है ये हिंदुओं की आस्था पर आधारित है, और जो साक्ष्य कोर्ट के सामने आए थे, जो एविडेंस कोर्ट के सामने आई थी, उसको बिल्कुल सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया है। तो उससे फिर जो देश में माहौल बना, और जाहिर है उर्दू के अखबारों ने एक तरह से सनसनीखेज हेडलाइंस लगाई कि साहब जी। एविडेंस को इग्नोर कर दिया गया,
हिंदुओं की आस्था पर या एक पक्ष की आस्था पर फैसला दे दिया गया, तो जाहिर है लोगों में तनाव भी आया और कुछ हिंदू प्रफुल्लित हुए कि साहब हिंदुओं की आस्था मान ली गई। तो माधव जी, मैं उस समय कुछ अपने लीगल बैटल्स में था। उस समय मैं वकील नहीं था, पत्रकार ही था, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी के मुकदमे हैंडल कर रहा था। और उसमें जी मुझे ये बात समझ में आई जयपुरी में कि एक छोटी सी एप्लीकेशन भी यदि मुंसिफ कोर्ट में कोई लगाता है, कोई भी पक्ष का, तो हमारे यहाँ पे जज रीजन फाइंडिंग देते हैं कि वो एप्लीकेशन भी क्यों स्वीकार की गई या अस्वीकार की गई। एक एक एप्लीकेशन में भी केस लॉ भी साइट होता है अक्सर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि 3 जज की खंडपीठ, वो भी हाईकोर्ट की, दशकों तक सुनवाई करने के बाद बिना एविडेंस के कैसे फैसला दे सकती है। तो मैं इस प्राथमिक जिज्ञासा से मैंने फैसला आने के कुछ दिन बाद पढ़ना शुरू किया। तो इतने 1000 पन्ने, मुझे तो साहब पढ़ने में ही उसको 3-4 महीने लग गए, पहला राउंड रीड करने में। फिर मैंने जी चीज अंडरलाइन करी और नोट किया। तो फिर मैंने पाया कि ये जो 64 मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, मैं सरसरी तौर पर ही आपको वो अपने कंप्यूटर पे लिस्ट मेरे सामने है। उस लिस्ट में जो सिग्नेटरीज थे, जी जिन्होंने इस फैसले की ये कहकर आलोचना की थी कि एविडेंस को दरकिनार किया गया है, उसमें भारत की एक महान जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर थी, प्रोफेसर डीएन झा थे, इरफान हबीब साहब थे, शरीन मूसवी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, प्रोफेसर डी मंडल जो आर्कियोलॉजी के विद्वान हैं, प्रोफेसर आर सी ठकरन, प्रभात पटनायक जो जेएनयू के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सीपी चंद्रशेखर भी इकोनॉमिस्ट हैं, जयती घोष भी इकोनॉमिस्ट हैं, और कई और थिएटर से जुड़े हुए लोग, संगीत की दुनिया से जुड़े हुए लोग, पार्थिव शाह, एम के रायना, राम रहमान जो बड़े फोटोग्राफर हैं, सुप्रिया वर्मा, सीताराम रॉय, के शर्मा। तो कई सारे नाम, बड़े जाने माने नाम। इन्हीं में से एक आध सज्जन से दिल्ली में अपने एक और पत्रकार मित्र के यहाँ मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, क्योंकि तब तक मैंने जजमेंट पढ़ लिया था और मुझे जी तो जजमेंट में बहुत ही डिटेल डिस्कशन मिला एविडेंस के ऊपर। और जी तीनों जजों ने, जस्टिस अग्रवाल ने, जस्टिस शर्मा ने और जस्टिस खान ने, तीनों जी ने एविडेंस को भी डिस्कस किया। तो मैंने पूछा एक सज्जन से कि भाई, तुमने ये जो प्रेस रिलीज पे साइन किया था क्या? बोले नहीं, क्यों, क्या हुआ, गड़बड़ होगी क्या? मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। उसने कहा यार, मुझे फलां साहब का फोन आया था और कहा था कि साहब ये जो अयोध्या का जो जजमेंट आया है, ये एंटी सेक्युलर वैल्यूज है और हम तुम्हारा भी नाम डालना चाहेंगे। तो उसने कहा हाँ, डाल दो। तो इन सज्जन ने जजमेंट नहीं पढ़ा था। और मेरा कहना है कि जिस समय ये प्रेस रिलीज या प्रेस नोट इशू हुआ है इन बड़े बड़े इतिहासकारों द्वारा, उस समय वो जजमेंट वेबसाइट पर एक्सेसिबल अमूमन था नहीं। और एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के, बिना ये जाने या देखे कि एविडेंस क्या है, उन्होंने एक प्रेस नोट या उन्होंने एक अपना जॉइंट स्टेटमेंट इशू कर दिया मार्क्सिस्ट बुद्धिजीवियों ने। और देश में साहब ये माहौल बन गया कि साहब ये जजमेंट तो एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। और मजेदार बात यह कि उनकी इस बात को अडवाणी जी के स्टेटमेंट से भी बल मिल गया, क्योंकि अडवाणी जी ने कहा कि साहब हिंदुओं की आस्था का सम्मान हुआ है। तो मेरा जी कहना है कि ना तो अडवाणी जी ने वो जजमेंट को पढ़ा था जिस समय इन्होंने बयान दिया, क्योंकि उस समय पूरा जजमेंट इतने कम समय में पढ़ा ही नहीं जा सकता। जी और ना ही लेफ्ट वालों ने, तो यानी राइट लेफ्ट दोनों में से लोगों ने जजमेंट को पढ़ने का समय हुए बिना अपनी अपनी मोटे मोटे प्रतिक्रिया दे दी, और वो फिर देश में एक नैरेटिव के रूप में सामने आ गई। और फिर मैंने जजमेंट को जब गौर से पढ़ना शुरू किया, तो साहब मैंने पाया कि ये जो जजमेंट है, ये पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड है, लेकिन दो मिथक पैदा की हो गए। एक, हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि ये कि राम का जन्म हुआ भी था कि नहीं, राम वास्तविक हिस्टोरिकल फिगर है कि नहीं, ये तो मिथक है, यही डिबेटेबल है। तो जब राम का जन्म ही होना फैक्चुअली एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो फिर राम जन्मभूमि और उसके मंदिर का सवाल कहां से पैदा होता है? अच्छा सवाल है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब कोर्ट के आप फैसले को देखो, तो बहुत अच्छे से जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने, जिनका जजमेंट डिसाइसिव जजमेंट बना, क्योंकि बाकी 2 जजेस के रुख अलग अलग थे,
उसमें जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा कि ये कि राम का जन्म कब हुआ ये मैटर नहीं करता है, ये विवाद भूमि को लेकर है और दो समुदायों के बीच एक धार्मिक स्थल को लेकर है। तो जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा कि इशू यहां पर यह है कि इन दो समुदायों में से कौन कब समुदाय के रूप में उस भूमि को धार्मिक उद्देश्य हेतु उसका इस्तेमाल कर रहा था कि नहीं। So the question became where the Hindus or was the Hindu community using this place or looking upon this place as a place of religious import or significance, or where the Muslim community looking upon this place as a place of religious importance, and accordingly it was being used by them. तो जब ये सारा विवाद प्रोग्रेस हुआ माधव जी, तो ये बात सामने आई कि जो टाइटल दस्तावेज हैं, जो आज की तारीख में हम कहते हैं कि साहब प्रॉपर्टी किसकी है, पट्टा किसके नाम है, रजिस्टर्ड पट्टा किसके नाम है, तो उस तरह के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तो न तो हिंदू पक्ष के पास थे न मुसलमान पक्ष के पास थे, दोनों ही पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि जो दावा लेकर आया है उसे अपना दावा स्थापित करना, अपना वाद स्थापित करना, दे हैव टू एस्टैब्लिश देयर ओन सूट। ये मुकदमा मुस्लिम पक्ष लेके आया था ये कहते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी वाज बिल्ट ऑन वर्जिन लैंड, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, ये बिल्कुल समतल साफ भूमि के ऊपर जहां कोई मंदिर नहीं था, तब 1528 के आसपास मस्जिद बनी थी। ये उनका मेन केस था कि 1528 में जब ये मस्जिद बनी थी तो ये किसी का मंदिर तोड़ के नहीं बनी थी, और मंदिर ना पहले था, ना उस समय था बनाने के समय, ना पहले था। इसी संदर्भ में माधव जी एक कुछ हिस्टोरियंस ने एक किताब भी छापी थी, जो प्रोफेसर डी.एन. झा, सूरजभान और प्रोफेसर आर.एस. शर्मा और अथर अली साहब, इन तीन लोगों ने एक बुकलेट छापी थी जिसका टाइटल था अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1991। और जैसा कि इस जजमेंट में कहा गया है, जजमेंट ने हिस्टोरियंस रिपोर्ट को भी अध्ययन किया। इस रिपोर्ट को मुस्लिम पक्ष ने अपनी प्लीडिंग्स में बहुत पुरजोर तरीके से रखा। तो इस रिपोर्ट में जो बात क्लेम की गई थी, नंबर 1 कि नो एविडेंस एग्जिस्ट इन द टेक्स्ट दैट बिफोर द 16th century and indeed before the 18th century any veneration was attached to any spot in Ayodhya for being the birth site of Ram. और दूसरा जो था, there are no grounds for supporting that a Ram temple or any temple existed at the site where Babri Masjid was built in 1528-59. तो मेन जो केस था वो ये था कि ये वर्जिन लैंड था, और दूसरा हिंदुओं में भी राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, अयोध्या में राम मंदिर भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में उसके प्रति आस्था की भी कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है, रिलेटिवली रीसेंट है। तो दोनों पक्षों ने एविडेंस लीड की और बहुत ही कंटेंशियस तरीके से एविडेंस लीड की गई। ये मुकदमा तो आजादी के पहले से चल रहा था माधव जी। जी। और 1992 में, जैसा कि आपको पता है, 92 में जो विवादित स्ट्रक्चर है, आप बाबरी मस्जिद कह लो, राम जन्मभूमि कह लो, जो भी कह लो, 1992 में ये इरेज हो गया, ये तोड़ दिया गया। तो तब जाके इसकी खुदाई संभव हो पाई। उसके पूर्व जब ये कहा गया कि इसकी खुदाई हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, तो वो कोर्ट भी नहीं मान पाती, वो तार्किक भी नहीं हो रही थी, क्योंकि एक विवाद को सेटल करने के लिए एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को कैसे तोड़ा जाए, नहीं तोड़ा जा सकता। अब जब जिस भी परिस्थिति में और जो विवादित परिस्थितियां है, वो ये बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि स्ट्रक्चर जो है तोड़ दिया गया और खुदाई होगी। अब जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई की बात शुरू होने की दलील सामने आई, तो कोर्ट ने जब ये तय कर लिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे से सहायता ली जाए, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो हैं उनकी दलीलों के ऊपर मुस्लिम पक्ष ने बहुत रिलाय किया, और पहले तो अपोज किया था, क्या था कि खुदाई नहीं होनी चाहिए। फिर
कहा गया कि यदि ये खुदाई होगी तो इसमें श्रमिक कौन होंगे, हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे। उस इलाके में बहुतायत हिंदू समाज ही है। तो कोर्ट ने कहा साहब ये बात तो सही है। इसके ऊपर लंबी एप्लीकेशन चली, बहसें चली दोनों पक्षों द्वारा। तो कोर्ट ने कहा कि 25% लेबर जो है वो निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय से होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये भी तय हो गया। अब दूसरी एप्लीकेशन आई, अन्य एप्लीकेशन आई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले लोग भी बायस्ड हो सकते हैं। तो इसका भी निदान कोर्ट ने ढूंढा। कोर्ट ने कहा कि जो भी खुदाई होगी 10 बजे शुरू होगी, 5 बजे समाप्त होगी, और 10 से 5 के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने इतिहासकार मनोनीत कर दे, अपने अपने आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट नॉमिनेट कर दे जो साइट पर होंगे। तो अयोध्या की साइट में खुदाई कोई एक ट्रेंच में नहीं हुई, कई ट्रेंचेस में हुई। हर जी ट्रेंच के लिए रजिस्टर बने, हर ट्रेंच के रजिस्टर में हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष के हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स ऑथराइज थे कोर्ट के द्वारा। उन्हें अपने दस्तखत करने होते थे और वो वहां पे मौजूद रह सकते थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर भी कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई कि जो भी जिस दिन खोज में पाया जाएगा उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, रजिस्टर में एंटर किया जाएगा और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वगैरह होगी। तो इस तरीके से साहब ये खुदाई वगैरह हुई। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट सामने आई। फिर उस रिपोर्ट को लेकर अखबारों में भी स्टोरीज छपी और सामने बातें भी आई। और अंततः कोर्ट ने जाके अपना 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया। तो 3 जजेस थे, तीनों जजेस ने अपना अलग अलग जजमेंट दिया। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अंत में निर्णय दिया कि साहब इस जगह को हिंदू भी इस्तेमाल कर रहे थे, हिंदू बराबर परिक्रमा करते रहे थे राम चबूतरा की, और हर शुक्रवार को, फ्राइडे को काफी अरसे तक मुसलमान समुदाय ने भी नमाज पढ़ी है। तो लिहाजा टाइटल किसी के पास नहीं है। इस जगह को दोनों धार्मिक समुदायों के लोग प्रयोग में लाते रहे हैं और दोनों का हक बनता है। तो उन्होंने जॉइंट पोजीशन मान लिया और फिर कहा कि साहब 2/3 जो हिंदू पक्षकार थे, निर्मोही एक अखाड़ा भी था, अन्य थे, तो ये सब 2/3 हिंदू पक्ष को जाती है और 1/3 मुसलमान पक्ष को जाएगी। इस तरह का फैसला आया, जिस पे आके विरोध हुआ कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी पार्टीशन तो मांगा ही नहीं था, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा था कि पूर्णतः इसमें उनका अधिकार होना चाहिए, मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि पूर्णतः उनका होना चाहिए। तो कोर्ट का नॉर्मल नियम है कि जो रिलीफ मांगी नहीं गई है वो दी नहीं जा सकती। लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट ने कहा कि चूंकि दोनों का जॉइंट पोजीशन पाया गया है, जॉइंट पोजीशन यानी दोनों कम्युनिटीज ने धार्मिक पर्पस के लिए दोनों ने इस्तेमाल किया है, तो जो कोर्ट का फैसला आया सामने आया।